नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करेंगे। बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, लेसन शीत युद्ध का दौर। इस बुक में टोटल 9 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय है उससे हम आज हमारे इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और ये 9 के 9 लेसन हम कंप्लीट वीडियो से करेंगे। शीत युद्ध के दौर में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा के मिसाइल संकट को जानने से पहले आइए मैप में क्यूबा की सिचुएशन को देख लेते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल बीच में है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये छोटा सा जो द्वीपीय देश है क्यूबा, ये आपको मैप में मिल जाएगा। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1961 में शुरू हुआ था। क्यूबा एक साम्यवादी शासित द्वीपीय देश था जिस पर सोवियत रूस का अधिकार था। सोवियत रूस ने वहां मिसाइल तैनात कर दिए थे अमेरिका पर परमाणु हमला करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में 2 शक्तियां उभर कर सामने आती हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। इन दोनों ही शक्तियों में विश्व की पावरफुल कंट्री बनने का जो दौर है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो क्यूबा में सोवियत रूस ने मिसाइल्स तैनात कर दी अमेरिका पर परमाणु हमला करने के लिए। सबसे पहला परमाणु हमला अमेरिका ने जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया था, जिसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था वो भी जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यूबा का मिसाइल संकट पैदा हुआ, परंतु धीरे धीरे इन दोनों देशों के बीच में वार्तालाप हुआ और 1962 तक जाते जाते क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो संपन्न हो गया। वो मींस क्यूबा का जो मिसाइल संकट था उसका समापन हो गया। वैसे भी पूरे विश्व के जितने भी देश थे उनको ये संकट, ये डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद कहीं तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में संधि हो गई और क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो टल गया। इसी क्यूबा के मिसाइल संकट के कारण शीत युद्ध की शुरुआत होती है। सबसे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध कोई अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी। शीत युद्ध 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। कौन सी विचारधारा? एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा को पोषित करने वाले देश कौन से थे? पूंजीवादी विचारधारा को पोषित करने वाला देश था अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा को पोषित करने वाला देश था सोवियत रूस। आइए पहले पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बाजार का होता है। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और उत्पाद का मूल्य निर्धारण, वो सभी कार्य बाजार द्वारा किए जाते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण बाजार पर न होकर सरकार पर होता है। कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, उत्पाद का मूल्य क्या निर्धारित करना है, वो सारे के सारे जो निर्णय हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का सामाजिक सरोकार का मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ बाजार के द्वारा लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं अपितु सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी जुड़े होते हैं। कहीं न कहीं लोगों तक लाभ पहुंचाना भी सरकार का उद्देश्य रहता है। ये पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर है। शीत युद्ध से 2 गठबंधन पैदा हुए। एक गठबंधन का नाम रखा गया पश्चिमी गठबंधन और दूसरे
गठबंधन का नाम रखा गया पूर्वी गठबंधन। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जिस साइड रूस है, इस साइड वाले पार्ट्स को मैप में पूर्वी, और जिस साइड अमेरिका है, इस साइड वाले पार्ट को मैप में पश्चिमी पार्ट्स कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड मैप आपके पास बुक में है, लेसन में वर्ल्ड मैप है आपके पास। ये वाला जो अक्षेत्र है इसको पश्चिमी अक्षेत्र यानी पश्चिमी देश कहेंगे, और जो इस साइड वाले अक्षेत्र में जितने देश शामिल होंगे उन्हें पूर्वी देश कहेंगे। यानी अगर हम मैप के अनुसार बात करें तो पश्चिमी जो देश थे उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, और जो पूर्वी देश थे उन्होंने सोवियत रूस को सपोर्ट किया। या दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चिमी गठबंधन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थित करते थे, समर्थन करते थे, और जो पूर्वी गठबंधन था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करने वाले देश थे। पश्चिमी गठबंधन में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करने वाले देशों के कुछ देशों के नाम हैं जो मुख्य देश हैं: अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी। और जो पूर्वी गठबंधन है यानी सोवियत रूस के साथ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करने वाले जो देश थे उसमें सोवियत रूस तो है, उसके साथ पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देश शामिल थे। ये आपको पता हो कि अमेरिका को कौन से देश समर्थन कर रहे थे और सोवियत रूस को किन देशों ने समर्थन किया, ये आपको पता हो। इसके साथ ही धीरे धीरे जो शीत युद्ध का दौर है वह आगे बढ़ता है। शीत युद्ध जो है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ और 1991 तक ये शीत युद्ध चलता है। इसका समापन कैसे हुआ वो हम अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि शीत युद्ध के दौर का अंत कैसे हुआ। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन करने वाले देशों का सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी आर्थिक विचारधारा को आगे बढ़ाकर और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना ही इन दोनों देशों का उद्देश्य था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का। धीरे धीरे इनके बीच में काफी सारी संधियां हुई, परमाणु संधियां हुई, और इन दोनों देशों में या इनको समर्थन करने वाले देशों में युद्ध भी हुए, और ये क्रियाकलाप, ये घटनाक्रम निरंतर 1991 तक चलता रहा। इसी बीच एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसे हम गुटनिरपेक्षता की नीति का नाम देते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति पैदा होने का जो मुख्य कारण था वो उन देशों की विचारधारा थी जो ना तो अमेरिका के साथ जाना चाहते थे और ना सोवियत रूस के साथ जाना चाहते थे, यानी जो ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करते थे और ना ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करते थे। तो उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसका नाम रखा गया गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले मुख्य 5 देश है, लेकिन इसका प्रारंभ 3 देशों ने किया जिसके नाम है भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। इन तीनों देशों की जो पहली बैठक हुई वो 1956 में हुई और गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 2 अन्य देश, इंडोनेशिया और घाना, इन 2 देशों ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति को समर्थन दिया। यानी कुल देश हो गए गुटनिरपेक्षता की नीति को समर्थित करने वाले 5। फिर धीरे धीरे इनके साथ और भी देश जुड़ते रहे। वो 5 देश कौन से थे? भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। गुटनिरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देशों की पहली बैठक 1961 में, इनका पहला सम्मेलन या इनकी पहली बैठक 1961 में
बेलग्रेड नामक शहर में हुई। इस बैठक में मुख्य 3 निर्णय लिए गए। वह 3 निर्णय कौन से हैं, आइए उस पर बात करते हैं। इन 5 देशों ने मिलकर 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय था कि ये 5 देश आपस में और गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देशों का सहयोग करेंगे। ये इन देशों द्वारा लिए गए निर्णयों का पहला निर्णय था। दूसरा, शीत युद्ध जो शीत युद्ध चल रहा है, ये शीत युद्ध को पोषित करने वाली जो 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत रूस, ये इन दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति को समर्थन नहीं देगी। तीसरा जो इनका इस बैठक में जो निर्णय लिया गया वो ये था कि जो अन्य देश हैं वो ये 5 देश मिलकर अन्य देशों को भी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे गुट निरपेक्षता की नीति आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ जब आप बुक पढ़ेंगे, जब इस लेसन को आप पढ़ोगे बुक में, तो आपको दो शब्द उसमें मिलेंगे। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको उसमें कोई समस्या ना हो। एक शब्द मिलेगा आपको पृथकवाद। पृथकवाद क्या है? पृथकवाद का अर्थ यह होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी मामले हैं वो देश किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामलों में पार्टिसिपेट न करना या उसमें अपनी भागीदारी ना निभाना। तो कुछ साहित्यकारों का यह मानना भी है कि जो गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देश थे उन्होंने पृथकवाद के सिद्धांत को नहीं अपनाया। पृथकवाद के सिद्धांत को न अपनाने का अर्थ यहां पर यह है कि अंतरराष्ट्रीय मामले हैं तो उन्होंने उससे कट ऑफ नहीं किया। गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देशों ने उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 विचारधाराओं से कट ऑफ किया था, यानी वो ना तो अमेरिका को सपोर्ट करते थे और ना ही सोवियत रूस को सपोर्ट करते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी मामले थे उनमें वो अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाते थे। यानी कि पृथकवाद का सिद्धांत उन्होंने नहीं अपनाया। काफी मामलों में तो यह भी देखा गया है कि जब सोवियत रूस और अमेरिका के आपसी तनाव बढ़ जाते थे तो ये जो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले देश हैं ये उनका बीच बचाव करते थे, यानी उनके अंदर मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने पृथकवाद के सिद्धांत को नहीं अपनाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने मामले थे ये उसमें भी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाते थे। दूसरा जो आपको वर्ड जो शब्द आपको मिलेगा वो है तटस्थता। तटस्थता एक शब्द आपको जब आप लेसन पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। तटस्थता का अर्थ है कि ये देश जो है जो गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करते हैं इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग न लेना। लेकिन देखने में आया कि जो गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देश थे उन्होंने काफी युद्ध में भाग लिया। तो इसका मतलब है उन्होंने तटस्थता की नीति को नहीं अपनाया। तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में भाग न लेना या युद्ध में शामिल न होना। तो ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द आपको बुक पढ़ते हुए, लेसन पढ़ते हुए ये मिलेंगे, पृथकवाद और तटस्थता, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। धीरे धीरे गुट निरपेक्षता का ये संगठन है ये आगे बढ़ता है। आइए अब हम समझते कि गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देशों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी। एक तो गुट निरपेक्षता की नीति को समर्थन करने वाले देशों की सबसे बड़ी समस्या थी कि ये अल्प विकसित देश थे। अल्प विकसित देश की श्रेणी में इनको क्यों रखा गया? इस नीति को समर्थन करने वाले अधिकतर देश कभी न कभी किसी देश के गुलाम रहे हैं, यानी वो किसी न किसी औपनिवेशिक देश के भाग रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत की,
तो भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो इन देशों पर जब दूसरे देश का अधिकार था तो उन्होंने इन देशों के जितने भी प्राकृतिक स्रोत थे उनका दोहन किया। दोहन करने के कारण ये देश काफी गरीब हो गए और इसलिए इनको अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया। दूसरा, अल्प विकसित देश थे तो गरीबी इन देशों की सबसे बड़ी समस्या थी। तो दूसरा इनका जो मुख्य कार्य था या जो समस्या थी वो थी गरीबी। अब वही बात है कि इनके संसाधनों पर दूसरे देशों का अधिकार था, उन देशों ने इनके संसाधनों का दोहन किया, जिसके कारण धीरे 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 ये देश गरीब होते गए। तीसरा था विकास। अब दूसरे देश थे जिनका इन देशों पर अधिकार था, ये जिसके गुलाम थे, उन देशों का सिर्फ और सिर्फ इन देशों से लाभ कमाना ही उद्देश्य रहता था। इन देशों के विकास पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उन देशों ने थोड़ा बहुत इन देशों में विकास किया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए किया, उस देश को विकसित करने के लिए नहीं किया। तो हम ये भी देखते हैं कि इन देशों की जो तीसरी समस्या थी वो विकास थी, यानी ये देश गरीब थे, अल्प विकसित थे, संसाधनों का दोहन हो चुका था, तो इसलिए ये देश विकास नहीं कर पाए थे। तो इन देशों की सबसे बड़ी समस्या थी विकास करना। इस प्रकार मैंने पूरे लेसन को शीत युद्ध का दौर आपके सामने समराइज कर दिया है। आप समकालीन विश्व राजनीति की बुक उठाइए, इस लेसन को पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए। जो बात आपको समझ में ना आए वो पहले वीडियो में समझ कर फिर आप दोबारा बुक को पढ़े, तो बशर्ते आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और आप कुछ अच्छा समझ पाएंगे। और हम इस जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है इसका सही से पालन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ। धन्यवाद।